बेटा अपने? केमिकल बॉन्डिंग। कल हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी, वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी, बस 5-7 मिनट में आपको बता देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हमें क्या क्या पढ़ना था बेटा? एक तो बॉन्ड्स पढ़ने थे अलग अलग तरह के, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ भी लिया था। आयोनिक बॉन्ड कैसे बन रहा था बेटा? चार्ज ट्रांसफर, एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस, तो वहाँ जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते थे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा हमें पढ़ना है रेजोनेंस। चौथा पढ़ना है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट अभी आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे बेटा। फिर फजान रूल आपको पढ़ाएंगे, कैसे एक प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ खींचता, माइनस प्लस को खींचता, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चार्ज और रेडियस पर डिपेंड करता है। इसके बाद बेटा एक थ्योरी होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये आपको बताएगी कि किस तरीके से रिपल्शन होता है। जैसे बेटा लाइट बंद करियो पीछे वाला, ये तुम्हारा नाम क्या है? हाँ सुमित है ना तुम्हारे पीछे जो बैठा है? हाँ नवनीत, नवनीत, ठीक है। इसमें बेटा आपको ये बताएंगे कि जैसे लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्शन होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर, एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर। अरे सही है ना, कम जगह में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होता है बेटा? लोन पेयर। तो उसमें क्या होता है? ज़्यादा रिपल्शन, मतलब लोन पेयर पास में कभी भी रह नहीं सकते। ये देखो ये दो लोन पेयर हैं तो कभी भी पास में नहीं रहेंगे, हमेशा ऐसे दूर रहना चाहेंगे, समझ रहे हो? बॉन्ड है, अगर सिर्फ बॉन्ड है तो बॉन्ड पास में फिर भी रह सकते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी सी दूर है, पर लोन पेयर की तो बिल्कुल पास में ही दोनों इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये चीज़ इसमें पढ़ेंगे कि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। जब पढ़ाएंगे डिटेल में पढ़ाएंगे भाई। अगला पढ़ेंगे वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन में कैसे S-P-D-F कंबाइन होते हैं और कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक फिर पढ़ेंगे बॉन्ड के क्या क्या कैरेक्टर है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। बहुत सरल भाषा में बताऊं, जितना बड़ा बॉन्ड की लंबाई जितनी ज़्यादा वो उतना क्या होगा बेटा? कमज़ोर। ये बात पहले भी बताई थी। बड़ी सी पतली सी डंडी है उसे आराम से तोड़ा जा सकता है, पर उसी डंडी को, उतनी ही डंडी को मैं कंप्रेस करके बिल्कुल छोटा सा कर दूँ, इसे तोड़ना पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है। तो वही है कि बॉन्ड की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? उतनी ही कम होगी। मुझे तोड़ने के लिए उतना ही कम क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। मतलब कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा? कम। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। फिर कुछ क्वेश्चन है नीट PYQ की जगह आपको NCERT के सारे क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। और साथ में भी चैप्टर्स के साथ में भी चलते रहेगा। अगला बेटा अपना हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कल हमने पढ़ लिया था। अच्छा बॉन्डिंग होती क्यों है? टू अटेन स्टेबिलिटी। अच्छा जब भी बॉन्ड बनता है या तो एनर्जी रिलीज हो रहा होता है या हमें एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। जब भी बॉन्ड बन रहा होगा बेटा, अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। अगर हीट ले रहा है, एनर्जी ले रहा है तो क्या होगा बेटा? एंडो। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था कि एटम आपस में कंबाइन करते हैं, ताकि वो लोग क्या बना पाए बेटा? केमिकल बॉन्ड। या फिर हम ये कह सकते हैं दो एटम आसपास रहते हैं, दो एटम पास में रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से कि उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जो उनको क्या प्रोवाइड करती है बेटा? स्टेबिलिटी। और हर कोई किसकी तरह बनना चाहता है बेटा? नोबल गैस। किसकी तरह बेटा? नोबल। या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लूज करके या बॉन्ड को बनाकर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बढ़ा दी थी मैंने पिछली क्लास में। फिर मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक होता था इंटर एटॉमिक और एक होता था इंटर मॉल। H और Cl के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है दो एटम के बीच में, उसे क्या कहेंगे बेटा? इंटर एटॉमिक। अगर एक HCl है, दूसरा HCl है, इन दो HCl में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसे क्या कहेंगे बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग। इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है बेटा? वीक। इंटर एटॉमिक में कौन कौन आता है? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। सही है। इस वाले को भी लिख लेना, अगर किसी का रह गया हो तो इसे लिख लेना, ठीक है। घर पे वो जब वीडियो रिकॉर्ड होती है मैं हटता नहीं हूँ ना, तो लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। जिसने वैसे तो तुम्हारे बैच में कोई देखता ही नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि किसी का छूटता ही नहीं वीडियो वाला पार्ट। 12th वाले बच्चे सिंसियरली देखते हैं क्योंकि वो बैच थोड़ा बड़ा है तो कोई ना कोई इसमें एब्सेंट रहता है। तुम्हारे में अगर कोई छूटे तो देख लेना, बस मैंने इसीलिए कर दिया क्योंकि तुम्हारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कुछ बच्चे 1-2 दिन एब्सेंट हो जाते हैं, तो फिर अब आज का पार्ट छूट गया ना तो कल यूज़ होता है, फिर तुम ऐसे मुँह देखते हो फाड़ के कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है ना। तो ऐसा ना हो,
वैसे तुम अभी भी देखोगे, क्योंकि वीडियो अपलोड करने के बाद भी जो एब्सेंट है वो देखेगा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी। देखो तो बेटा बॉन्ड दो तरह के हैं, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है वीक। वीक वाले में हमें दो पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल फोर्स, है ना बेटा। दो तरह का है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की क्लास 12th के लास्ट चैप्टर तक इसका इस्तेमाल है हाइड्रोजन बॉन्ड का, इतना समझ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है बेटा, कल भी हमारी बात हो गई थी कि क्या कॉज है और क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है। तो क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है भाई, सारे एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहते हैं, नोबल का। अब ये बताओ कि मेटल को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, और जो नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन, तो उसे हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल की क्या ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है भाई। अब मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब मेटल की क्या कम है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। भाई लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी बेटा, कम। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी कल, ठीक है। इसके बाद था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्या था बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि मेटल होते हैं, मेटल में एक मतलब कि मेटल मतलब कभी भी दो एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, एक क्या कर रहा होता है, गेन। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे जनरली हम क्या कहते हैं, मेटल, और जो गेन कर रहा होता है उसे नॉन मेटल। तो अगर एक गेन लूज करेगा, जैसे मैंने लूज कर दिया, तो मेरे ऊपर क्या आएगा बेटा, प्लस। और कोई दूसरा कंपाउंड है जिसने गेन किया तो उसके ऊपर क्या आएगा बेटा, माइनस। तो मेरे ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, तो हम दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी को क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। अच्छा एक चीज़ और बताई थी मैंने, ये नॉन डायरेक्शनल होता था। कैसा होता था, नॉन, जैसे मेरे ऊपर प्लस है, मैंने किससे बॉन्ड तो बना ही रखा है, पर पीछे जैसे मेरे ऊपर प्लस, एक पीछे और माइनस वाला आ गया ना, तो इसके साथ भी मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी हो जाएगी। एक इधर भी माइनस कोई आ गया ना, तो मेरे बीच में, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगी। कोई डायरेक्शन नहीं है इसका, कोई घर नहीं है, कोई घर बार नहीं है कि इतने में, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे कि एक बॉन्ड बन गया तो इसी में सीमित रहेगा और कहीं इधर उधर मुंह नहीं मारेगा। पर ये भाई साहब आयोनिक बॉन्ड वाला क्या, जहाँ मर्जी, जहाँ इच्छा हो रही है, जहाँ पे इसको बस हो गया है ना, बस दिमाग में गोबर चलता है, कचरा भरा है, मुझे सब समझ आता है तुम क्या बोलोगे, है ना, क्या सोच रहे हो। तो जैसे जो आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इसे जैसे मौका मिला ये किसी के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, अगल बगल कोई भी एलिमेंट एटम पड़ा हुआ है। इसलिए क्या था बेटा, नॉन डायरेक्शनल। इसे हम लोग और क्या कहते थे, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे क्या बोला था बेटा, कूलाम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो लिख लेना, ठीक है। इसके बाद ये आपको बता दिया था NaCl, Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। वैसे भी हम बता सकते हैं, है लीना करे रब से फरियाद, मतलब कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 1। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 8। तो 1 कर दिया, तो पहले था 2p6 3s1, अब कितना हो जाएगा बेटा, 2p6 3s0, मतलब 2p6। तो इस पे Na पे प्लस आ गया, क्लोरीन 17वें ग्रुप का, बस एक इलेक्ट्रॉन मिलते किसकी तरह हो जाएगा बेटा, नोबल गैस। तो एक इलेक्ट्रॉन लेके हो जाता है Cl-। अब Na पे प्लस है, Cl पे माइनस, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसे हम लोग कहेंगे आयन। अब देखो ना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि NaCl आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, उसके बाद भी करंट कंडक्ट नहीं कर रहा है, नमक, क्योंकि बेटा सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में बेटा, सॉलिड। जब सॉलिड स्टेट में होता है ना, तो ये बहुत स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बेटा नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। पर इसी नमक को अगर आप लोग पानी में घोल दोगे तो वो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात, तुमने देखा होगा सलाइन सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, स्कूल में करवाया होगा या फिर कभी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना आपको, ठीक है। अब देखो Na पे प्लस है, Cl पे माइनस, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसे क्या बोलेंगे बेटा, आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट। आयनिक बॉन्ड को जनरली हम लोग ऐसे डॉट से डिनोट करते हैं, बॉन्ड नहीं बना के दिखाते, ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम्बिक फोर्स, जो कल आपको मैंने बताया भी था। क्या फॉर्मूला होता है बेटा कूलाम्बिक फोर्स का, F = K(Q1Q2/r²), मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा, फोर्स, ठीक। फिर हमने आप पढ़ा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फिर मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा था, इस पीपीटी में थोड़ा सा गलत है, गलत मतलब डिनोट करने का तरीका गलत है, क्योंकि NCERT ने क्रॉस से नहीं दिखा रखा, NCERT ने सिर्फ किससे दिखा रखा बेटा, डॉट। तो हमें सिर्फ NCERT वाले एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है। मैंने आपको NCERT के एग्जाम्पल भी करा दिए थे, फिर बता दे रहा हूँ। Na है भाई, हमें अच्छा 2-3 पॉइंट बताता हूँ। देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर किसी के ऊपर माइनस है
मतलब तुम उतने इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमें क्या करना होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हम केवल उसको शो करते हैं। जैसे सोडियम किस ग्रुप का है बेटा, ग्रुप 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, तो देखो मैंने 1 दिखा है। क्लोरीन 17वें ग्रुप का है, क्लोरीन में वैलेंस एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का, अरे बोलो 17। कैसे लिखते थे मैजिक नंबर में, 2, 8, 7, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो याद रखना लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पॉइंट्स लिखे, आज जाके एनसीईआरटी से रीड करना, उसमें लिखा है कि हम केवल किसको एक्सप्रेस करते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। किसको बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें 1 कर दिया, इसमें 7 कर दिया, तो ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या हो गया बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तुम फंसे थे CO3 2- में, अरे उसी में तो फंस गए थे भाई तुम लोग, है ना, इसमें फंस गए थे तुम लोग CO3 2- में। कल मैं करवा के भी गया था। देखो CO3 2- में क्या फंडा है बेटा, देख इधर देख, ये देख CO3 2- है। अगर अपने पास एक क्वेश्चन है कि CO3 2- है, देखो इधर, तो क्या मतलब है कि एक तो कार्बन है और कितने ऑक्सीजन है बेटा, 3, 2 माइनस है, मतलब 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -1। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, मतलब लिखूं तो कैसे लिखूं, 2,6, मतलब ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 6। पर 2 ऐसे ऑक्सीजन जिनमें -1 है, मतलब उनमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पर एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसमें केवल कितने हैं बेटा, 6। तो देख इधर, एक ये कार्बन है, कार्बन के पास कितने बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1, 2, 3 और 4, सही है। एक ऑक्सीजन ऐसा है बेटा जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक और ऑक्सीजन है जिसके पास कितने बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। पर एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। देख इधर, अगर मुझे इसको बनाना हो, इसको अगर मुझे बनाना हो बेटा, तो देख ये रहा ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। सिर्फ ये क्यों, क्योंकि ये -1 था तो हमने इसे 6 की जगह कितना दिखा दिया बेटा, 7। इसमें भी -1 था तो कितना दिखा दिया, 7। और इसमें कोई चार्ज नहीं माना है एक ऑक्सीजन पे, तो इसमें केवल कितना दिखाया बेटा, 6। तब ये 6 वाला कितने बॉन्ड बना रहा होगा इसके साथ, 2, है ना, 2 बॉन्ड बनाएगा ना भाई, तभी तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8। ये केवल कितने बॉन्ड बना लेगा, 1। ये भी कितने बना लेगा, 1। कार्बन का भी काम पूरा हो गया, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस ऑक्सीजन के पास पहले 7 थे, एक बॉन्ड बना के कितना हो गया, 8। इसके भी कितने हो गए, 8। इसके भी कितने हो गए, 8। ऐसे बनाते हैं कभी भी माइनस वालों का आ रहा हो तो। एक पॉइंट कल आपको बड़ा अच्छा बताया था मैंने ये बताया था कि जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है वो क्या होता है, सेंट्रल एटम। जैसे CO3 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन। आपको तो रटवा दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी याद होती है, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद ये कार्बन वाला ग्रुप आएगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी कम होती है वो क्या होता है बेटा, सेंट्रल एटम। देखो ये सेंट्रल एटम है, इसी से सारे के सारे जुड़े पड़े। नहीं आया समझ आपको, कल क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी से भी दिए थे, जिन बच्चों ने नहीं किए फिर कर लेना, वीडियो में ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, ये सब आपको बता दिया था मैंने, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। एक बार जस्ट विद इन अ मिनट एज अ क्विक रिकैप बता देता हूँ। जैसे CaO है बेटा, बातें मत कर कपिल। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा बेटा, -2, क्योंकि इसे केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, और नोबल गैस की तरह। कैल्शियम किस ग्रुप का है भाई, ग्रुप 2, और ग्रुप 2 वाले कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 2। तो देखो ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, अरे सही है, या फिर 2 बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, CaO। तो देखो कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए बेटा, ऑक्सीजन ने, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी पूरा हो गया और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसकी तरह बन गया, नोबल गैस की तरह। दोनों का काम हो गया। MgCl2, बताओ Cl को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, पर Mg बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 वालों पर हमेशा कितना चाहता है, +2, मतलब Mg 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और क्लोरीन बस 1 लेना चाहता है। तो कितने क्लोरीन ऐसे आने चाहिए, 2, इसलिए क्या फॉर्मूला है, MgCl2। ऐसी Na2 है, सल्फर किस ग्रुप का, ऑक्सीजन, O से टेप, ऑक्सीजन वाले ग्रुप को कितने चाहिए, 2। सोडियम किस ग्रुप का है, ग्रुप 1, है ली ना करे रब से फरियाद, मतलब ग्रुप 1 मतलब केवल 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, पर सल्फर लेना कितना चाहता है, 2। तो ऐसे कितने सोडियम आने चाहिए हमारे पास, 2। तो इसलिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, Na2S। क्या हो जाता है बेटा, Na2S। समझ आ गया आपको, आया समझ, इतना हमने पढ़ लिया था बेटा। तो मैं तुम्हारे पाप है जो मैं धुल रहा हूँ, ठीक है, पाप धुल रहा हूँ। पानी है किसी के पास, ठीक है। अब देखना बेटा, जो हमने चीज़ पढ़ी थी आयनिक बॉन्ड, इसमें आपको 1-2 चीज़ें आपको बतानी है। देखो
जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेटल का कम होगा। मुझे खुद बताना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है मतलब आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो वही लिखा है इजीली द कैटायन विल फॉर्म। मतलब भाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्या मतलब होता था, बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं बेटा, आयोनाइजेशन। तो जिस मेटल की आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी वो फटाफट से इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब फटाफट से क्या बना देगा बेटा, कैटायन। इसी तरीके से बेटा अगर किसी की हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो तुरंत क्या बन जाएगा बेटा, एनायन, मतलब तुरंत उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये समझना है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, समझना। ये अब काम की चीज़ आ गई, थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा, ध्यान से थोड़ा तमीज़ से समझ लेना इसे। देखो बेटा क्या है, देख बात नहीं, कभी भी कोई दो गैसियस एटम आयन फॉर्म में मिलते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड बनने वक्त, या आयोनिक बॉन्ड जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं बेटा लैटिस एंथैल्पी। क्या कहते हैं बेटा, लैटिस एंथैल्पी। अगर बॉन्ड बन रहा है मतलब वो स्टेबल कंपाउंड है, कोई बन रहा होगा। अगर स्टेबल कंपाउंड बन रहा मतलब उसकी एनर्जी कम होगी ज़्यादा होगी, अरे स्टेबल मतलब एनर्जी कम ज़्यादा, कम। इधर वालों की एनर्जी ज़्यादा थी, इसकी एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इस रिएक्शन में हीट क्या हुई होगी, बाहर रिलीज। नहीं समझ आता है पॉइंट भाई, ये ज़्यादा एनर्जी वाला था, कम एनर्जी वाला है, तो ज़्यादा एनर्जी कम एनर्जी तभी बना होगा जब इसने कुछ हीट एनर्जी क्या कर दी होगी, रिलीज। तो जब दो आयन गैसियस फॉर्म में मिलते हैं बेटा, बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड, तो हीट रिलीज होती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, लैटिस एंथैल्पी। अगर हीट रिलीज हो रही है मतलब कौन सी रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच कैसा आएगा बेटा इसका, नेगेटिव। फिर पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में, पूछूंगा तुमसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, गलत मत करना। अब देख बेटा यहाँ पे क्या है कि अब ए भी था सॉलिड फॉर्म में, इसी में रहना चाहता है क्योंकि कम एनर्जी स्टेबल है, पर आप इसे तोड़ना चाहते हो तो टूटना चाहेगा कि नहीं, तो हमें बाहर से क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो यहाँ पे इसकी बेटा जो लैटिस एंथैल्पी होगी क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक। समझ गए ना, ये दोनों तो मिलना चाहते थे और मिलके ए भी बना दिया इन्होंने, और ये टूटना नहीं चाहता था तो आपने बाहर से एनर्जी दी, तो मतलब इसकी एनर्जी कैसी आ रही है बेटा, पॉजिटिव, मतलब एंथैल्पी कैसी आ रही है बेटा, पॉजिटिव। समझ आ गया। अब देखना ध्यान से, ये चीज़ समझना आप लोग, जो लैटिस एनर्जी होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड, अब ये क्वेश्चन दूंगा आप लोग करोगे, अगर ये समझ गए तो कर दोगे। लैटिस एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो होता है चार्ज और दूसरा होता है रेडियस। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को जरा, अगर नहीं लिखा होगा लिखवा भी देंगे इस पीपीटी में, देखते हैं क्या लिखा हुआ। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए चार्ज, जिसका चार्ज, जिन कंपाउंड में चार्ज ज़्यादा होगा उनकी लैटिस एनर्जी क्या होगी बेटा, ज़्यादा। देखो लिखा है ना Z प्लस Z माइनस, मतलब या तो प्लस वाले ज़्यादा हो या माइनस वाले ज़्यादा, उनकी लैटिस एनर्जी क्या होगी बेटा, है। क्वेश्चन है, अभी 2 मिनट बाद क्वेश्चन ही आने वाला, तुम ही से करवाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्या देखोगे बेटा, चार्ज, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। दूसरा होता है रेडियस, रेडियस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी बेटा, कम। क्या होगी बेटा, कम। कर लोगे क्वेश्चन, पहली प्रायोरिटी क्या रखोगे दिमाग में, चार्ज, पहली प्रायोरिटी। दूसरा क्या रखोगे बेटा, चार्ज। अगर दोनों का चार्ज सेम हो, मान लो लिखा है NaCl KCl, है ना, सबका ग्रुप 1 वालों का लिखा है ली ना करे रब से, सब में Cl लगा है, तो भाई सबका साइज सेम है। अरे सबका साइज क्या है बेटा, सेम है, बांटो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, सेम है, अलग अलग है, क्या है बेटा, अलग है। तो अभी क्वेश्चन कराते हैं, आप लोग करना, ये कर लोगे इसे क्वेश्चन से। पहली प्रायोरिटी किसे दोगे, दूसरा रेडियस, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा, जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लो। एक तो बेटा जो कंपाउंड बनाता है वो क्रिस्टलाइन होता है। कैसा होता है बेटा, क्रिस्टलाइन का मतलब समझ रहे हो बेटा, क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में वो लोग स्टोर होते हैं। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसा होता है असली का क्रिस्टल। देखो जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा ही देते हैं। देखो देखना इधर, डायग्राम खराब है पर देखो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बातें नहीं भाई। बन गया, गुड, बन गया ना। ऐसे होता है क्रिस्टल, एक NaCl ऐसे यहाँ ऐसे पड़े रहते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में।
समझ गए, और ये सॉलिड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? सॉलिड। वही लिखा हुआ है, इट इज़ क्रिस्टलाइन इन नेचर। इसके बाद क्या बेटा, देखो आप लोग खुद बताओ ना मुझे, अगर कोई आयोनिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है आयोनिक बॉन्ड, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वही लिखा है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? हाई। और जब बेटा बॉन्ड मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो कैसा होगा? ये हार्ड होगा या सॉफ्ट सा होगा? हार्ड होगा। पहली बात तो हो रहा है, समझ गए? तो कैसा हो रहा है बेटा? हार्ड। और ब्रिटल इन नेचर का मतलब क्या होता है? ब्रिटल मतलब जब बजाने पे आवाज़ आती है क्या, तो जिसे टूटता ना हो, जो टूट जाए, ठीक है। हाँ, शीट में कन्वर्ट हो सके, थिन फॉइल गोल्ड वाला पढ़ा होगा आपने, है ना। इसके बाद देखो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए ना, नमक सॉलिड है तो बेटा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कभी नमक खाने का करंट लग गया, ऐसा नहीं हुआ होगा कभी कि जीप पे नमक डालते झटके से फैल गई, हुआ है कभी काजल? कभी ऐसा नहीं ना। हाँ, पर पानी में अगर उसे घोल के बेटा बिजली अगर उससे पास कराओगे तो पास होगा। सॉलिड फॉर्म में नमक कभी भी बिजली का, वरना पूरे दिन करंट ही लगते रहता ना, सोयो खाया नमक, इधर से करंट लगा, इधर से करंट, और सो भी नहीं पाओगे तुम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल कंपाउंड इन मोल्टन स्टेट, मतलब जब पिघल जाते हैं या सोल्यूशन में होते हैं तो बिजली को कंडक्ट बेटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर फेयरली सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। पहली बात देखो, 2-3 शब्द बताता हूँ केमिस्ट्री में डेली इस्तेमाल होगा, देखना बेटा, इधर खो गया मेरा जा, देख बेटा 2-3 शब्द हैं केमिस्ट्री में डेली इस्तेमाल होंगे, आपको बता दें। देखो, लाइक डिजॉल्व लाइक, कॉपी में लिख भी लो इसे, ठीक है। लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका क्या मतलब है बेटा? फटाफट लिखना बेटा। लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका क्या मतलब है कि पोलर कंपाउंड पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा, समझ रहे हो? देख लो, लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का क्या मतलब है बेटा? पोलर कंपाउंड किस सोल्यूशन में घुलेगा? पोलर। नॉन पोलर किस में घुलेगा? नॉन पोलर। लिख लो, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, बात नहीं। लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में घुलेगी। भाई दोस्ती यारी भी तो ऐसे होते हैं, एक कचरा है तो दूसरे कचरे को ढूंढेगा, अरे सही है ना। एक कोई अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला तो सोचेगा कोई एक ऐसा दोस्त मिले जो मेरी थोड़ी मदद करे, हम दोनों डिस्कस करें। चलो, मतलब पोलर, भाई पोलर मतलब कि आयन था ना Na+Cl-, ये ऐसे सोल्यूशन में घुलेगा जो सोल्यूशन भी टूट जाता हो आयन में, ताकि Na+ वाला किसी माइनस के साथ जाके लग जाएगा, Cl- वाला किसी प्लस के साथ लग जाएगा। ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर, जैसा भी आपको पढ़ाऊंगा बाद में, बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है, CH2 एक कंपाउंड होता है वो नॉन पोलर होता है, तो ये नॉन पोलर कंपाउंड में जाके घुलेंगे, ठीक है। तो बस अभी के लिए याद रखो, यहाँ लिखा होगा भाई, आगे लिखा होगा, बताएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद देखो, ये लिख लेना अगर किसी का रह गया हो तो, ठीक है। देखो, इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बेटा डायरेक्शनल होता था, नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है बेटा, फर्निश आयन इन सोल्यूशन, द केमिकल रिएक्शन ऑफ दीज कंपाउंड आर नॉन एज आयनिक रिएक्शन। देखना, समझने की कोशिश करना क्या है। आपने ना 10th क्लास में भैया ने आपको पढ़ाया होगा केमिस्ट्री में, पवन भैया ने, कि NaCl और AgNO3 रिएक्ट करके क्या बना देते हैं बेटा? AgCl और NaNO3। देखना, तुम्हारी PhD है वैसे, तुम्हें कोई आप हरा नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। Na किस ग्रुप का है बेटा? प्लस, तो कितना चार्ज आएगा? +1। क्लोरीन किस ग्रुप का है? 17, कितना चार्ज आएगा? माइनस। अगर टूटेगा तो इसमें +1, इसमें माइनस। AgNO3 है, Ag पे कितना आता है? +1, NO3 पे कितना आता है? -1। ये याद कर लो अगर नहीं याद तो। सिल्वर बेटा, सिल्वर कैडमियम अभी पढ़ोगे जब आप लोग डी ब्लॉक क्लास 12 में तो पता चलेगा, ठीक है। अब पता बेटा, अगर ये प्लस वाला किसी दूसरे माइनस के साथ जाएगा, ठीक है, तो Na किसके साथ जाएगा बेटा? NO3। और Ag किसके साथ जाएगा बेटा? Cl। इसलिए AgCl वाइट प्रेसिपिटेट मिलता था। भैया ने पढ़ाया होगा, ये चीज़ पढ़ाया होगा आपको 10th में। भैया ने ये प्लस माइनस शायद नहीं बताया होगा, आपको रिएक्शन बता दी होगी, पर बताया था ना आपको। अगर बताया था तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताया तो अब आपने पढ़ लिया 11th क्लास में। कॉन्सेप्चुअली भी आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद देखो, इसी तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं बेटा वो आइसोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनका सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन होता है और सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे देखो लिखा Na3PO4 और Na3AS। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वैसे आया नहीं है, मैंने बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन देखा नहीं है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है शेप, सबसे इंपॉर्टेंट है MOT। 100% तुम्हारे स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। 100% मतलब 100%। जाके ढूंढ लेना, बॉन्ड ऑर्डर वहाँ लिखा होगा, पैराडाई पूछा होगा। जब वो आएगा टॉपिक तो
PhD करवाएंगे तुम्हारी। तो ये क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका सेम, अभी नहीं मैंने एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया था क्रिस्टलाइन वाला, नहीं बनाया था कंपाउंड एक, तो सेम कंपाउंड के मतलब अलग अलग कंपाउंड के सेम कभी कभी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, वही लिखा है। जैसे एग्जांपल है Na3PO4 और क्या है बेटा Na3ASO4। बहुत ज़्यादा इस पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब करना जरा क्वेश्चन, ठीक है, आप करो क्योंकि कहते हो भैया हमें आता नहीं लिखना। विच हैज़ हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी, लिखो विच हैज़ हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी, लिखो क्वेश्चन लिखो विच हैज़ हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। पहला ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन लिखो NaCl और KCl, पहला लिखो NaCl KCl, दूसरा लिखो MgCl2 और CaCl2, MgCl2 और CaCl2, MgCl2 CaCl2, तीसरा लिखो NaCl और MgO, तीसरा लिखो NaCl और MgO, NaCl और MgO, MgO। पहला क्या था भाई, पहला क्या है NaCl और KCl, ठीक है। दूसरा है बेटा आपका MgCl2 और CaCl2, तीसरा क्या है NaCl और MgO। ये तीनों करो, आपको करो। देखो बेटा पहला क्या है NaCl और KCl, इस पर Na पे +1 ग्रुप 1 का है, Cl17 ग्रुप का है -1, ये भी +1 ग्रुप 1 का है, ये -1 Cl, तो मतलब दोनों में चार्ज तो सेम है, तो चार्ज से तो हम लैटिस एंथैल्पी नहीं निकाल सकते। दूसरा पॉइंट आपको मैंने क्या बताया था, साइज। तो जब डाउन द ग्रुप जाओगे है ली ना करे, मतलब डाउन द ग्रुप पहले Na आता है फिर क्या आता है पोटेशियम, मतलब पोटेशियम का साइज क्या है बड़ा, और अगर रेडियस बड़ा है साइज बड़ा है तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाता है कम, इसलिए NaCl का क्या है बेटा लैटिस एंथैल्पी क्या है बेटा ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखो MgCl2 CaCl2, Mg पे भी +2 आएगा, Ca पे भी +2 आएगा, क्यों बेटा मांगे कार सफारी, मतलब एक ही ग्रुप के, इस पे +2 -2 +2 मतलब चार्ज तो सेम है। अगला पॉइंट चलो क्या चले, साइज, किसका साइज बड़ा है Mg का Ca का, Ca का, तो अगर Ca का साइज बड़ा है तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगा कम, तो Mg का क्या हो जाएगा लैटिस एंथैल्पी। यूज़ हो रहा है पीरियोडिक टेबल, इसलिए बोला था बेटा कि सारे चैप्टर लिंक्ड है। अब जिसको साइज ही नहीं आता तो कहाँ से करोगे, बट भाई तुम्हें तो 50 बार बोलते डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज कम। अगला क्वेश्चन देखो NaCl +1 -1, MgO +2, किस पे चार्ज ज़्यादा है बेटा MgO, तो इसका आंसर क्या होगा MgO। मेरे को साइज देखना ही नहीं अब जब चार्ज से मेरा क्वेश्चन हो गया। विच हैज़ लोएस्ट लेटेस्ट एनर्जी, बताओ इसमें से कौन सबसे कम लोएस्ट, देखो सब में चार्ज क्या है बेटा सेम। अब डाउन द ग्रुप जाओ, ली ना करे रब से फरियाद, सबसे लास्ट में रब वाला आ रहा है, मतलब इसका साइज क्या होगा सबसे बड़ा, साइज क्या होगा सबसे बड़ा। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होता है बढ़ती, तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी बेटा। कोई एक बच्चा बताओ जिसे क्वेश्चन दोबारा समझाऊं मैं, एक बच्चा, मैं दोबारा से बता दूंगा पक्का, तो एक भी बच्चा जिसको नहीं आया तो आ गया बेटा, तेरे को आ गया। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है बढ़ता है, और लैटिस एंथैल्पी में हमने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आ गया बेटा, अब तो नहीं रोएगी। चलो अब देखो हो गया हमारा पहला टॉपिक, क्या पढ़ना था बेटा बॉन्ड में, इंटर एटॉमिक में पहला क्या पढ़ा, हाँ इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, बॉन्ड भी पढ़ लिया, साथ में लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। अच्छा एनसीईआरटी में ऑक्टेट रूल लिखा हुआ है एक, देखना एनसीईआरटी में ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है, बाहर वाले ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है बस वो रिप्रेजेंट कर रखा है उन लोगों ने। जैसे क्लोरीन में 7 है ना, ऑक्सीजन वाले में 6, नाइट्रोजन वाले में 5, कार्बन वाले में 4, ग्रुप 1 वालों में 1, ग्रुप 2 वालों में 2, तो बस वही लिख रखा है। ठीक है समझ आ गया। अब दूसरा बॉन्ड हमें पढ़ना है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, इसी को समझाने के लिए कि कौन सा बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, कितने बॉन्ड बनते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं, कहाँ अरेंज होता है, कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं तो रिपल्शन होता है। ठीक है अब एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा अच्छी चीज़ पता है क्या, जिस बच्चों को बेसिक्स आती है कुछ भी नहीं है 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे इसको भी। ठीक है कोवेलेंट बॉन्ड क्या है भाई, इसमें भाई म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्या होती है भाई म्यूचुअल शेयरिंग। इसमें यह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक कोई लूज़ कर रहा है एक गेन कर रहा है, एक के पास एक है, वही वाला मैंने बोला केमिस्ट्री की दुनिया में आऊँगा मैं गोली मार दूंगा, जिसके पास बाहर या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो और कुछ एलिमेंट 2 से भी जिंदा रह जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हील, वरना बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, तभी जिंदा छोड़ूंगा मैं। ठीक है तो ये लोग 8 करने के लिए, मुझे पागल बनाने के लिए आपस में बॉन्ड बना लेते हैं दिखाने के लिए। देखो इट इज फॉर्म इन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 एटम विच, या तो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट, जैसे Cl2,
तो दोनों क्लोरीन ने एक एक बॉन्ड बना लिया। या फिर HCl, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है क्लोरीन, दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया। मतलब सेम एटम भी हो सकते हैं Cl2 और दो अलग भी हो सकते हैं H और Cl। तो एक को बोलते हैं होमो एटॉमिक और एक को बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक कौन होगा, Cl2 या HCl? Cl2। और हेट्रो एटॉमिक बेटा HCl। अभी आएगा, अगर देखते हैं PPT में लिखा होगा आपके तो। जनरली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन, जनरली, हमेशा नहीं भाई, हमेशा नहीं, बट जनरली आपको नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलेगा बेटा, कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड मिलेगा, क्या बेटा, मेटल नॉन मेटल के बीच में। आप बताओ, अभी पिछला वाला ही तो पढ़ाया था ना, वो एक मेटल था और एक क्या था बेटा, नॉन मेटल। पिछला वाला Na क्या था, मेटल, और Cl क्या था, नॉन मेटल। कौन सा बॉन्ड मिला था, आयोनिक। पर जरूरी नहीं है, इसीलिए तो लिखा है जनरली। कभी कभी मेटल नॉन मेटल के बीच में भी तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा होगा। अरे समझ रहे हो ना, कभी कभी जैसे एक तो हाइड्रोजन है, इतना नालायक है, आज तक लोग यही नहीं समझ पाते कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। कभी H+ देखा होगा तुमने, अरे देखा होगा भाई, तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, मतलब मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी है उसकी। उसके बाद भी तुम हर जगह देखते हो HCl, हर जगह बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अरे कौन सा बॉन्ड, तो इतना नालायक है कि इसका कोई अता पता नहीं है, इसका ना कोई घर है ना कोई रिश्तेदार है। इसीलिए पता है इतना नालायक था कि साइंटिस्ट इससे परेशान आ गए, इसकी प्रॉपर्टी से अलग से एक चैप्टर ही बना दिया हाइड्रोजन, किसको अलग से पढ़ो। S ब्लॉक अलग से इन्होंने पढ़ाया, दो ग्रुप जो S ब्लॉक के है ना, हेलिना करे रब से फरियाद बेटा मांगे, एक अलग से चैप्टर पढ़ाया और हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग ही डाल दिया, एक नया चैप्टर ही बना दिया हाइड्रोजन के ऊपर। बेटा वो सब कुछ कट चुका है, तुम्हारे कष्ट बहुत कम हो गए हैं, सारा कष्टदायक पार्ट कट चुका है केमिस्ट्री से। ये और कष्टदायक था। अभी तो वहाँ जब एक्सेप्शन बोलता है ना, तो मन ही मन में मुझे कहते कि पता नहीं मास्टर है कि पागल है, हर 2 मिनट में लाइन पढ़ा के बोल देता है इसका ये एक्सेप्शन है। पर वो चैप्टर कट गया, अच्छी बात है। देखो बेटा, ये जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये बाय डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहे होंगे। इसके अलावा क्या है, ठीक है, इसके बाद देखो अब सारे कंपाउंड जो है कोवेलेंट कंपाउंड आप बना के दिखा दो फटाफट से मुझे, कॉपी में लिखो, रफ कॉपी में फटाफट लिखो। लिखो H2 के बीच में बॉन्ड बना के दिखाओ, कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। दूसरा लिखो O2, तीसरा लिखो N2। पहले लिखो H2, दूसरा लिखो O2, तीसरा लिखो N2, और तीनों में मुझे बॉन्ड बना के दिखाओ। H2, O2, N2, कितने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। सबसे पहले बेटा कभी भी आपको बॉन्ड बनाने तो क्या किया करोगे, क्या लिखोगे बाहर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देख लेना कितने कम है, सबके पास बाहर कितने होने चाहिए, 8, उस हिसाब से बॉन्ड बनाओ। या तो कितने होने चाहिए, 2 किस में, हाइड्रोजन में बनाओ। देखना भाई, जिसको नहीं आता उसको बता देते। देखो हाइड्रोजन है बेटा, इधर देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, बोलो 1। मतलब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। तो एक ही बॉन्ड बना सकता है ना भाई, इसे 2 इलेक्ट्रॉन पे भी मैं जिंदा छोड़ दूंगा। मैं जाऊंगा हाइड्रोजन के पास चेकिंग करने तो दोनों इलेक्ट्रॉन गिरा देगा। O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8 को कैसे लिखते हैं मैजिक नाम, 2,6। मतलब बाहर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6। 2 ऑक्सीजन है, इसके पास भी कितने होंगे बेटा, 6। पर इसे जिंदा रहने के लिए कितने चाहिए बेटा, बोलना बेटा, 8। तो जब मैं जाऊंगा इसके पास तो ये क्या करेगा, इससे कहेगा भाई मेरे पास भी 6, मेरे पास भी 6, तो एक बॉन्ड बनाएंगे। तो अब इसके पास क्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इससे काम नहीं चला, इसने क्या बोला, एक बॉन्ड और बना लो। तो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, 2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 7। लिखते हैं तो 2,5, मतलब बाहर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3। एक और नाइट्रोजन होगा उसके पास भी कितने होंगे, 3। तो कितने बॉन्ड बना लेगा बेटा, 3 बॉन्ड बनाएगा। बाहर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5। अब देखो इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है, देखना इधर ध्यान से, सब लोग देख लेना, नई बात आ रही है तुम्हारे लिए। क्या नई बातें, 2-3 नई बातें यहीं खत्म कर देता हूँ, फिर जब टॉपिक आएगा तो दोबारा से वो करेंगे रिवीजन के तौर पे। इस नाइट्रोजन में बॉन्ड कितने बन रहे हैं बेटा, कोवेलेंट 3। लोन पेयर कितना है इस नाइट्रोजन पे, 1। इस नाइट्रोजन पे भी कितना है, 1। ठीक है बेटा, समझ। अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, बता सकते हो कैसे निकालते थे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखो इधर सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें, 1, क्योंकि अगले 2 क्या कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा, पाई बॉन्ड। सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, कहीं पे कितने भी बॉन्ड बन जाए अगर एक कंपाउंड में, पहला सिग्मा उसके बाद दोनों क्या होते हैं, पाई। और लोन पेयर कितना है बेटा, 1। तो आप निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चनों में, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 2, मतलब क्या आ जाएगा इसका, Sp। मतलब पढ़ाएंगे जब आपको तो पढ़ाएंगे। इसमें बताओ कितने लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर, 2। सिग्मा बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड
एक। ये सब समझते हो सिग्मा पाई, अब समझ गए ना। इसमें बताओ, इसमें लोन पेयर है कि नहीं है हाइड्रोजन? नहीं। सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है? पहला बॉन्ड ही कौन सा होता है? सिग्मा। लोन पेयर सॉरी पाई बॉन्ड इसमें एक भी नहीं। तो ये सब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मेरे हिसाब से साल भर प्रैक्टिस करते करते इतना तो तुम समझ जाओगे। पहला बॉन्ड क्या होता है बेटा? लिखना है तो लिख लो कॉपी में। फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इज सिग्मा बॉन्ड, है ना। ऑलवेज द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनते हो कैसा होता है बेटा? पाई। लिख लो, ऑलवेज द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट इज द सिग्मा बॉन्ड। खुश हो गई सिग्मा से बनाना फटाफट। और दो चार लिख रहा हूँ, लिखना जरा। HCl लिखो, बना के दिखाओ स्ट्रक्चर सारे कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट HCl, HCl के बाद लिखो, दूसरा लिखो H2O सब सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर सब लिखोगे वहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड। फिर लिखो अमोनिया, NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया। फिर लिखो CH4, ठीक है। और सब घर से कर लेना, और भी है इसमें, और भी दो तीन है पर घर से कर लेना ना बेटा, सारे करवाना पॉसिबल नहीं है। इजी है, ठीक है। आपको 1 मिनट का टाइम दे, 2 मिनट का बनाओ। टेम हो गया भैया, टेम हो गया, टेम लगेगा और कह रहे भैया टेम हो गया, टेम लगेगा अभी। देखना भाई क्या था बेटा, पहला क्वेश्चन क्या था? HCl। बेटा बता, हाइड्रोजन ग्रुप 1 का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक। क्लोरीन में कितने होंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन को जिंदा रहने के लिए कितना चाहिए? 8। तो जाएगा, ये कहेगा भाई एक बॉन्ड बना ले। हाइड्रोजन को जिंदा रहने के लिए 2। तो जब इसके पास गया तो इसने दोनों अपने गिना दिए। क्लोरीन के पास गया तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगला क्या लिखा है बेटा? H2O, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन किस ग्रुप का है बेटा? मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। कैसे लिखते हैं? 2,6। तो 1 2 3 4 5 और 6। सही है बेटा? अरे सही है। मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ जैसे आपकी किताबों में लिखा हुआ है वाटर, ठीक है बेटा। देख, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। कितने हाइड्रोजन है बेटा इस फॉर्मूले में? 2। दोनों कितने बॉन्ड बना रहे होंगे? 1। अब देख बेटा, इस वाटर में कितने लोन पेयर है बेटा? 2 लोन पेयर है। और बेटा बॉन्ड पेयर कितने हैं या बॉन्ड कितने हैं बेटा इसमें? 2। कितने बेटा? 2, ठीक है। बॉन्ड कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे तो कितना हो जाएगा? 4 का मतलब बेटा sp3। पढ़ाया था ना एक दिन आप लोगों को, कैसे आता है ना। अभी आपको स्कूल वाले तरीके से ही पढ़ा दूंगा। क्या बेटा? बेटा एक सिग्मा ए, एक सिग्मा ए, 2 सिग्मा बॉन्ड, अलग अलग सिग्मा बॉन्ड है ना। एक बॉन्ड तो ये भाई ये ऑक्सीजन है, एक इसने यहाँ बनाया है सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ बनाया। सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए इसने? 2। और कितने लोन पेयर है बेटा इसके ऊपर? 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा। तुम पता है क्या कंफ्यूज हो रहे हो इसमें? देख, अगर ऐसा कोई कंपाउंड होता, ये देख ऐसा, बात नहीं भाई, बात नहीं, आता कुछ है नहीं, देख लेते। ऑक्सीजन ये अगर हमने बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन के पास था देख 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर। तो अब इसमें तुम बोलोगे कि लोन पेयर तो 2 है पर सिग्मा बॉन्ड केवल कितना है? 1, क्योंकि एक एलिमेंट के साथ इसने दोनों बॉन्ड बनाए थे। तो पहला बॉन्ड क्या रहा होगा बेटा? सिग्मा। अगला क्या रहा होगा? पाई। पर यहाँ पे इसने दोनों अलग अलग से बनाया तो पहला बॉन्ड ही क्या होता है बेटा? सिग्मा। आ गया समझ बेटा? अभी देख लेते हैं रो में, ठीक है। अगला देखो हाँ बेटा बोल। बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड सेम नहीं सेम नहीं है। बॉन्ड पेयर अभी देखेंगे, अगर 3 बॉन्ड बन रहे होंगे तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक। पर सिग्मा बॉन्ड उसमें केवल कितना होगा? 1, ठीक है। आपको केवल क्या निकालना है? सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बेटा? चलो देखो बता दें, देखना भाई बेटा, इधर देखो बातें नहीं, इधर देखो। इसमें एक बॉन्ड बन रहा है तो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? सिग्मा। इसमें कितना होगा बताओ? सिग्मा कितना होगा? और पाई कितना है बेटा? 0। ये बताओ इस क्वेश्चन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? पाई कितना है बेटा? 0, ठीक है। इसमें बताओ सिग्मा कितना है बेटा? पाई कितना है बेटा? 1। इसमें बताओ सिग्मा कितना है बेटा? 1। पाई कितना है बेटा? 2। समझ आ गया बेटा? जानवी। अब इसमें देखो ये रहा एन, ये रहा। इसमें बताओ सिग्मा कितना है बेटा? 1। पाई कितना है बेटा? 2। ये है सिग्मा और पाई का फंडा। तो पहला बॉन्ड जो बनता है वो बस सिग्मा होता है, अगले 2 क्या होता है बेटा? पाई। इसके बाद भी होता है, ऐसा होता है, अगला होता है डेल्टा। पर ये अपने सिलेबस में नहीं है। जब बीटेक करोगे ना तुम लोग, बीटेक करोगे तो वहाँ पे तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। भगवान ना करे करनी पड़ी, पर अगर करोगे तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक।
ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे CH4 HCN CO2 कर लोगे घर से। अरे बेटा बताओ, अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, देखना फटाफट, 2 मिनट सब आता है तुम्हें। देखो इधर 2 मिनट में बस। अगर कभी भी एलिमेंट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगल। अगर डबल बन रहा होगा तो डबल कोवेलेंट। अब तो देखो कैसे समझ आ रहा है, टाइम हो गया ना, सारा खेल टाइम का भाई। 7:30 के बाद तो दिमाग का जो स्टैंडर्ड होता है इसको बस 6:30 रखो तो। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कितने बॉन्ड, 3। देखना 2 चीज़ और है, देखना अगर बेटा हमने कोवेलेंट बॉन्ड को एक और तरीके से डिवाइड किया, कोई नहीं पूछेगा थ्योरेटिकल, कभी ये कोई पूछ ले सिंगल डबल ट्रिपल तो बता देना। इधर देखो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब होगा, जब इन दोनों के बीच में क्या ज़्यादा होगी, कोई बच्चा बता दे तो मज़ा आ जाए। पोलैरिटी कब ज़्यादा होगी, कोई बच्चा बता सकता है? मैंने पढ़ाया है तुम्हें पिछले चैप्टर में, और बताओ, हिंट दे दिया। हाँ बोलो बोलो, दोनों में क्या डिफरेंस ज़्यादा होगा कि पोलैरिटी डेवलप होगी। मैंने तुम्हें पढ़ाने से मेटेलिक नॉन मेटेलिक में बताया था कि यही वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला नहीं टूट रहा है, क्योंकि इन दोनों में क्या ज़्यादा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अरे याद करो ना, नहीं बताया था कि मेटल के ऑक्साइड कैसे हो रहे थे, बेसिक नहीं पढ़ाया था वहाँ पे, क्योंकि एक के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम ज़्यादा। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इन दोनों में क्या आएगा बेटा, पोलैरिटी। किस पे प्लस किस पे माइनस बेटा? बेटा पूरी केमिस्ट्री में 99.9% जगह हाइड्रोजन पे प्लस आ रहा होगा, केवल 0.1% है, केवल 0.1%। एक जगह बस आएगा, क्लास 12 ऑर्गेनिक हेलो एल्केन, वहाँ पे जब आप लोग पढ़ोगे तो एक रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वहाँ पे H- प्रोड्यूस होता है बस, ठीक है। वरना हर जगह आपको हाइड्रोजन पे क्या मिलेगा बेटा, प्लस। तो पूरी केमिस्ट्री में कभी भी पूछ दो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आएगा तो क्या लिखोगे बेटा, प्लस। अब देखो HCl में H पे क्या बेटा, अभी बॉन्ड टूटा नहीं है तो कैसा चार्ज आता है इस पर, पार्शियल, ठीक है, बता दिया था ना आप लोगों को। नॉन पोलर मतलब दोनों कैसे होंगे बेटा, एक जैसे। तो अगर एक जैसे होंगे तो कोई खींचातानी नहीं कर पाए, किसी की औकात नहीं है एक तरफ इलेक्ट्रॉन खिसका लेने की। दोनों भाई हैं, दोनों 10 साल के हैं, दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, है ना, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन खींचातानी नहीं करेंगे। तो एक होता है पोलर और एक क्या होता है बेटा, नॉन पोलर। अब कोवेलेंट कंपाउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको मैंने 10th क्लास में ही पढ़ा दिया था, इसलिए बस 1 मिनट में बता दूंगा। 10th क्लास में ही आपको ही पढ़ा दिया था भाई, ग्रेफाइट डायमंड वगैरह नहीं पढ़ा तुमने। तो देखो क्या है कि दीज एग्जिस्ट एज अ गैस और लिक्विड अंडर द नॉर्मल कंडीशन, सम कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ सॉलिड सॉल्ट। मतलब समझ रहे हो, जनरली ये, अरे क्या हो गया, जनरली ये कैसा होता है, लिक्विड और गैस। आपको बहुत कम ही ऐसे मिलेंगे बेटा जो आपको सॉलिड होंगे, अगर सॉलिड होंगे भी तो सॉफ्ट होंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा जेली टाइप का है, ठीक है, लिक्विड टाइप का। इसके बाद जैसे डायमंड हो गया, कार्बोंडम SiC, सिलिका, ड्यूल एन एटेक्स्ट्रा हैव जाइंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, देयरफॉर हैव एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो पेपर में अगर कोई ये पूछ दे कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, क्योंकि कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, 3 याद है ना वो जो बना के दिखाया था आप लोगों को किस तरीके से बनता है। इन जनरल कोवेलेंट सब्सटेंस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पोलर कंपाउंड HCl इन सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे होगा वो टूट जाएगा प्लस में और तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो पोलर वाला फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बेटा कर सकता है। तो ये चीज़ लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना। और कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा, डायरेक्शनल, वो भी डायरेक्शनल में भी आपको क्या पढ़ाया था, बाई डायरेक्शनल। क्या पढ़ाया था बेटा, और कंपाउंड जनरली क्या होते हैं बेटा, इनसॉल्युबल इन पोलर। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड पोलर नहीं होता। पोलर कौन थे, आयोनिक। तो मैंने क्या बोला, यही तो पढ़ा, लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलर वाला पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर वाला तो अगर कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर है तो किस में घुलेगा बेटा, नॉन पोलर पढ़ाएंगे, जैसे बेंजीन होता है CH2, और इसका बेटा सब भागने को तैयार है। कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है शो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, दीज रेट आर यूजुअली लो, ठीक है बेटा। तो अगली क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बाय।